So in section 23 we are going to read about persons not liable for registration. अब इस सेक्शन में हमें करना है वो लोग जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है. So the first point is persons engaged exclusively in the business of supplying goods and all services not liable to tax, wholly exempt from tax. सो द फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो कि पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज है सप्लाइंग वो बिजनेस में जो कि कम्प्लीटली होली एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. मधुर ऑयल्स पंजाब इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग पेट्रोल. Supply of petrol is not leviable to tax. Thus, Madhur Oils is not liable for registration as it is engaged exclusively in supplying, not liable to tax. अब जो कि ये सप्लाई कर रहे हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है इट इज़ एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिवली उस चीज़ की सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है, उस केस में जो क्या होगा, उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई नीड नहीं होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं. भव्य ज्योति फाउंडेशन और चैरिटेबल फंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961 is exclusively engaged in supply of services by way of charitable activities. So ये भव्य ज्योति फाउंडेशन जो है ये एक्सक्लूसिवली किस में एंगेज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, और ये रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, अब ये ट्रस्ट की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो सर्विसेज हैं ये एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज. सो ये क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को ही कर रहा है. तो सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. सो वो एक्टिविटीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चैरिटेबल पर्पस के लिए की जाएंगी, वो भी एक्टिविटीज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं. तो वो सारे चीज़ें, वो सारी सप्लाईज जो कि एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, फाइन. सो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई नीड नहीं होगी. बी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं. एन एग्रीकल्चरलिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड. सो इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसा एग्रीकल्चरलिस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई किसकी कर रहा है, कल्टिवेशन ऑफ लैंड की, तो उन लोगों को भी उन एग्रीकल्चरलिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई नीड नहीं होगी. सो इस केस में दो लोग आते हैं, एक तो इंडिविजुअल एंड द अदर इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो ये लाइन हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट एज एन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु अंडरटेक्स कल्टिवेशन ऑफ लैंड, या तो बाय ओन लेबर, खुद का उनका लेबर होगा, बाय द लेबर ऑफ फैमिली, फैमिली में कोई लेबर होगा, या by servant on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision of any member of the family. फाइन, या तो कोई हायर्ड होगा जिसको हम जिसको हम पेमेंट जो कर रहे हैं या तो कैश में कर रहे हैं या काइंड में कर रहे हैं, या वो कोई हायर्ड लेबर है. फाइन. From the above definition, it is clear that the benefit of not being liable to registration is only restricted to the एग्रीकल्चरलिस्ट हु आर इंडिविजुअल्स और HUF. तो ये बेनिफिट किन किन को दिया गया है, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, इंडिविजुअल्स या HUF को. फर्दर, इफ एन एग्रीकल्चरलिस्ट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई अदर देन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, he shall be liable to registration based on applicable threshold limit. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एंगेज है सप्लाई अदर देन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, कल्टिवेशन ऑफ लैंड से अदर देन कोई एक्टिविटीज़ में एंगेज है, तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज पर द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से. यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है. देश बंधु इज एन एग्रीकल्चरलिस्ट एंगेज इन कल्टिवेशन ऑफ वीट इन हिज फील्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब. तो देश बंधु जो है ये एक एग्रीकल्चरलिस्ट है जो कि एंगेज है किसमें, कल्टिवेशन ऑफ वीट में. ठीक है, अब ये वीट कल्टिवेट कर रहा है पंजाब में. ही वॉज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ वीट कल्टिवेटेड इन द फील्ड ऑफ इन द प्रीवियस ईयर. ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली किस में एंगेज है, कल्टिवेशन पे, जो कि
which is connected with the land. Fine. Thus he was not liable for to registration as he was exclusively engaged in supply of produce out of cultivation of land. So second point जो है ये है एग्रीकल्चरलिस्ट का ही ये एक्सटेंशन एग्जाम्पल है. उसमें क्या था कि वो एक्सक्लूसिवली एंगेज था वीट की प्रोडक्शन में. सो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई नीड नहीं थी उस प्रीवियस ईयर में. फाइन. अब इन द करंट ईयर उसने डिसाइड किया है, इन द करंट ईयर ही डिसाइड्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन राइस अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग हिज वीट प्रोड्यूस. सो राइस का वो कर रहा है ट्रेडिंग करना और साथ में उसका वीट का प्रोडक्शन भी हो रहा है. अब उसका जो टर्नओवर है इन द करंट ईयर इज 32 lakhs फ्रॉम सप्लाई ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड एंड ₹9 lakh फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ राइस. ठीक है. अब उसका कैसा हो रहा है कि 32 lakhs के टर्नओवर उसकी जा रही है फ्रॉम सप्लाई ऑफ वीट. वीट की प्रोडक्शन हुई और 32 lakhs का टर्नओवर हुआ. ठीक है. राइस की ट्रेडिंग हुई और 9 lakh का प्रोडक्शन का टर्नओवर रहा. फाइन. Since he is engaged in trading of rice also, he is not covered under section 23. ठीक है. अब इसमें क्या था एग्रीकल्चरलिस्ट के केस में क्या था कि एग्रीकल्चरलिस्ट को एग्जेम्पशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन करवाने से क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लैंड का ही जाके क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है. बट इस केस में क्या हो रहा है कि वो ट्रेडिंग कर रहा है. मतलब राइस को सबसे पहले राइस जो होता है उसका जो कल्टिवेशन होता है दैट इज पैडी. पैडी का प्रोडक्शन उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको राइस बनता है एंड राइस की वो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको बेच रहा है वो जाके. या तो ये हो सकता है या वो डायरेक्टली उसकी ट्रेडिंग कर रहा है, राइस को खरीद बेच रहा है, कहीं से खरीद के कहीं पे बेच रहा है. फाइन. So he is not covered under section 23 above. The threshold limit for registration applicable to a person exclusively engaged in supply of goods in the state of Punjab कितना होगा 40 lakhs होगा. The aggregate turnover of Deshbandhu in the current year is 41 lakhs जैसे कि बना 32 lakhs plus 9 lakh which exceeds the threshold limit. Thus he will be liable to registration. So इसमें जो है 32 lakhs plus 9 lakhs क्यों किया गया है क्योंकि ये पॉइंट क्या था कि एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द कल्टिवेशन ऑन लैंड. तो एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या हुआ है कि वो और कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कल्टिवेशन मतलब जो लैंड पर कल्टिवेशन हो रही है उसको ही जाके बेच रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं हो रहा. एक्सक्लूसिवली मीन्स कम्प्लीटली वो वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. तो ये एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा है वो ट्रेडिंग का कर रहा है. तो ट्रेडिंग का मतलब जब एक्सक्लूसिवली वो वर्ड ख़त्म हो जाता है तो हम जो एग्जेम्प्ट होगी उसको भी इंक्लूड करेंगे और जो नहीं है एग्जेम्प्ट उनको भी इंक्लूड करेंगे और तब जाके हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल टर्नओवर क्या आई है. फाइन. देन उसके बाद जो पॉइंट है सेकेंड specified category of persons notified by the government exempt from obtaining registration. There are specified category of persons जिनको government खुद बोल रही है कि they are exempt from obtaining registration. So first point क्या है persons making only reverse charge supplies. So वो person जो कि exclusively सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज की सप्लाईज कर रहे हैं. ठीक है. रिवर्स चार्ज के अंडर सप्लाईज कर रहे हैं तो उन लोगों को भी they are also exempt from obtaining registration. So let us see the example. Manikaran Transporters is a good transport agency. Good transport agency GTA. So GTA के case में भी there was reverse charge. GTA exclusively engaged in supplying GTA services liable to tax under reverse charge. So reverse charge के अंडर is GTA जो है वो liable है. Fine. Since tax is being paid on GTA service at 5% in the given case, thus it is exempt from registration as it is engaged exclusively in making supplies, tax on which is liable to be paid on reverse charge basis. Further, Manikaran Transporter supplies said services to Divakar Manufacturers Private Limited, whose aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit. However, since Divakar Manufacturing Private Limited has to pay tax on GTA services under reverse charge, it is required to obtain registration mandatorily, irrespective of its aggregate turnover. फाइन. तो ये पॉइंट क्या बना कि अगर वो लोग जो कि रिवर्स चार्ज के अंडर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज की सप्लाईज ही कर रहे हैं तो उस केस में भी दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम
getting registration. Fine. Then the B point is person making interstate supplies of taxable services up to ₹20 lakhs. अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, बट अप टू टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी अप टू ₹20 lakhs इट विल बी एग्जेम्प्ट. उस बंदे को रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा. ठीक है. नीचे पॉइंट हमने पढ़ा था, द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ ₹20 lakh in a financial year have been exempted from obtaining compulsory registration. However, the aggregate turnover of such supplies computed on all India basis should not exceed an aggregate amount of ₹10 lakh in case of special category. Special category केस में ये 10 lakhs है. फाइन. एंड अदर्स के लिए इट इज 20 lakhs. फाइन. Then the C point is person making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to ₹20 lakhs. अगर कोई पर्सन है जो कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कोई एक लिस्ट है, अगर उसके हिसाब से अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है एंड वो अप टू ₹20 lakhs है, तो उस केस में भी द पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाइन. Then the D point is casual taxable person making interstate taxable supplies of notified handicraft goods up to ₹20 lakhs. अब हम बोलेंगे कि भाई हमने सेक्शन 23 में पढ़ा कि CTP को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट हमने उसके नीचे भी ये भी पढ़ा था कि वो CTPs जो कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं किसी नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड की, और उसकी वैल्यू जो है सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो है वो 20 lakhs को एक्सीड नहीं कर रही है, सिर्फ अप टू ₹20 lakhs है. सो उस केस में भी उस CTP को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इसमें ये पॉइंट पढ़ेंगे. However, following category of CTP have been exempted from obtaining registration. CTP making interstate taxable supplies of notified handicraft goods. B point, CTP is making interstate taxable supplies of notified products when made by the craftsman predominantly by hand, even though some machinery may also be used in the process. So CTP जो होगा अगर वो अप टू ₹20 lakhs की इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, पर किसकी कर रहा है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा. And the E point is person making supplies of services through an ECO other than supplies specified under section 9 subsection 5 of the CGST Act with the aggregate turnover up to ₹20 lakhs. ठीक है. ये पॉइंट में क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे पार्ट 2 में, तो आपको पता चलेगा मैंने वहाँ पे बताया था ECO का मीनिंग क्या होता है. आप एक बार उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं ये वीडियो देखने से पहले. एंड इसमें क्या है कि वो पर्सन जो कि सप्लाईज कर रहा है थ्रू एन ECO के थ्रू अगर कोई सप्लाईज कर रहा है एंड वो एग्रीगेट टर्नओवर उसकी क्या रह रही है, अप टू ₹20 lakhs रह रही है, तो उस केस में भी उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाइन. इसके बाद हमारे पास जो देखिए आप ये वाले जो हाईलाइटेड पॉइंट पार्ट में आप देखेंगे, लायबिलिटी टू रजिस्टर्ड इन respect of services provided by the commission agent for sale purchase of agricultural produce. फाइन. इसमें क्या है कि उन रजिस्टर लायबिलिटी हम उनकी जानना चाह रहे हैं जो कि कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करने में. जैसे कि फार्मर्स हो गए, फार्मर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे, अब उनके पास जैसे कि फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उनके पास नहीं है कि वो बायर्स को डायरेक्टली जाके सेल कर सके, तो वो क्या करते हैं, देयर इज़ एन इंटरमीडियरी जो कि आते हैं और इंटरमीडियरी क्या करते हैं, उनकी सप्लाईज में हेल्प करते हैं, किनकी, फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि वो फार्मर्स से जितना भी प्रोडक्शन है वो लेंगे एंड वो बायर्स को जो कि जिनको ख़रीदना होगा उनको जाके जो है
सेल कर देंगे। फाइन। सो ये उनका जो मीडिएटर्स होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी लायबिलिटी क्या होगी। फाइन। सो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। मिस्टर ए जो है sells agricultural produce by utilizing the services of Mr. B, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Marketing Committee Act. So APMC Act आपने आजकल ये सुना ही होगा, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो हमें APMC का नाम बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है। ठीक है। सो दे आर जस्ट द जो मीडिएटर्स होते हैं तो उनकी बात की गई है कि मिस्टर ए जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कर रहा है। ठीक है। एंड प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग, सेल कैसे कर रहा है वो मिस्टर ए, उस किसकी हेल्प से सेल कर रहा है, मिस्टर बी की हेल्प से वो सेल कर रहा है उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। ठीक है। कमीशन एज पर द APMC एक्ट। ठीक है, ऑफ द स्टेट। मिस्टर बी आइडेंटिफाइज द बायर, मिस्टर बी जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है बायर को एंड सेल्स द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए के बिहाफ में वो सेल कर रहा है। फॉर विच ही चार्जेस अ कमीशन, जिसकी उस चार्ज कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो सेल कर रहा है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी सेल करने पर एक कमीशन चार्ज कर रहा है मिस्टर ए से। फाइन। इन केसेस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय मिस्टर बी टू द बायर। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि केस बन रहा है कि इनवॉइस जो इशू कर रहा है मिस्टर बी किसको, बायर को कर रहा है एज एन एजेंट as covered under para 3 of schedule 1 of the CGST act. Hence in such cases the services supplied by commission agent by Mr. B on behalf of the principal के behalf में without consideration shall be deemed to be a supply. Concept of deemed supply under schedule 1 has been discussed in detail in chapter 2. supply under GST में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। इस केस में क्या बन रहा है कि उस केस में जहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई जो है उसकी सर्विसेज सबकी सप्लाई कर रहा है तो वो एक डीम्ड सप्लाई मान ली जाती है। ठीक है। अब सप्लाई कौन कर रहा है, मिस्टर बी कर रहा है। ठीक है। किसके बिहाफ पे कर रहा है, मिस्टर ए के बिहाफ पे कर रहा है। सो ये सप्लाई जो होगी ये डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी। तो इसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई कमीशन एजेंट है जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई सप्लाई कर रहा है सो उसको एक हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। सो यहाँ पर इस फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पे क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कमीशन एजेंट इन सच केसेस हैव बीन एग्जामिन्ड इन एज फॉलो। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा है कि जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा कौन, कमीशन एजेंट को, जो कमीशन एजेंट प्रोवाइड करेगा इस केस में वो एग्जेम्प्ट रहेगा। क्यों एग्जेम्प्ट रहेगा वो हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे कि अब जैसे कि हमने सेक्शन 24 में पढ़ा कि भाई हम अगर सेक्शन 24 में हमने पढ़ा कि वो लोग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अगर कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर कोई सप्लाई कर रहा है। बट इसमें क्या है, उसमें क्या था कि दो केसेस बनने चाहिए कि जो प्रिंसिपल जो होगा जिसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं सप्लाई वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए एंड द सप्लाईज मेड बाय द कमीशन एजेंट शुड बी टैक्सेबल, और जो सप्लाईज होंगी वो टैक्सेबल होनी चाहिए। तो इस केस में एग्रीकल्चरलिस्ट के केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो एग्रीकल्चरलिस्ट है ना ही वो टैक्सेबल पर्सन है ना ही वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। सो इस केस में कमीशन एजेंट जो है वो किस चीज़ की सप्लाई कर रहा है, वो जो है उनसे किसके लिए सप्लाई कर रहा है, उन प्रिंसिपल्स के लिए कर रहा है जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो कि टैक्सेबल पर्सन नहीं है, और उनकी सप्लाई करवा रहा है जो कि एक टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। फाइन। Then the third point is, however the commission agent is liable to pay tax under reverse charge, such an agent will be required to get registered compulsory. ठीक है। जहाँ पर कमीशन एजेंट जो है वो लायबल है टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, जहाँ पे कमीशन एजेंट रिवर्स चार्ज के अंडर लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वहाँ तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना ही पड़ेगा। सो हमने ये सेक्शन 23 पढ़ा जिसके अंडर हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो लोग हैं पर्सन जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है।
सो पहला, पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज बोथ नॉट लायबल टू टैक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली हम बिजनेस उन चीज़ों की सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, नॉट लायबल टू टैक्स, टैक्स उसमें करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। थर्ड इज एग्रीकल्चरलिस्ट। फोर्थ इज specified category of persons notified by the government on GST council recommendation। वो specified category of person जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि वो भी लोग जो हैं लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो आज के लिए सेक्शन 23 में पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए इतना था। We will do the next section in the next video. Thank you so much for watching my video, and please share this video to the people who may find it helpful. So thank you so much for watching my video, and please subscribe to my channel if you like it. Thank you so much.